मंगलवार को महागठबंधन की नई सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार पूरा हो गया। राज्यपाल फागू चौहान ने जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, हम और एक निर्दलीय विधायक सहित कुल 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। नीतीश सरकार के इस मंत्रिमंडल विस्तार में कास्ट इक्वेशन का खास ख्याल रखा गया। बिहार की नई सरकार का नया चेहरा सामने आ गया है। राज्यपाल फागू चौहान ने महागठबंधन के 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। आरजेडी से सबसे ज्यादा 16 मंत्री बनाए गए, तो जेडीयू कोटे से 11 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की, जबकि कांग्रेस से 2, हम से 1 और एक निर्दलीय विधायक को भी मंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में महागठबंधन की ओर से एकता का परिचय देने की भी भरपूर कोशिश की गई। आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के विधायकों ने एक साथ मंत्री पद की शपथ ली। कुल 6 चरणों में 31 नेताओं को शपथ दिलाई गई। सबसे पहले विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, आलोक मेहता और आफाक आलम ने मंत्री पद की शपथ ली। तो इसके बाद अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, सुरेंद्र यादव और रामानंद यादव ने दूसरे 5 मंत्रियों के रूप में शपथ ली। इसके बाद संतोष सुमन, ललित यादव, संजय झा, मदन सहनी और कुमार सर्वजीत ने मंत्री पद की शपथ ली। शीला मंडल, चंद्रशेखर, समीर महासेठ, सुमित सिंह और सुनील कुमार ने भी चौथे चरण में मंत्री पद की शपथ ली, जबकि जितेंद्र राय, सुधाकर सिंह, जमा खान, अनीता देवी और जयंत राज ने इसके बाद मंत्री पद की शपथ ली। और सबसे आखिरी चरण में मुरारी गौतम, कार्तिक कुमार, शाहनवाज, सुरेंद्र राम, शमीम अहमद और इसराइल मंसूरी ने मंत्री पद की शपथ ली। विभाग की भी घोषणा हो जाएगी और आपको आज बता दें कि आज ही हम एक बार फिर पूरे कैबिनेट की भी बैठक करेंगे। विभाग की भी घोषणा हो जाएगी और आपको आज बता दें कि आज ही हम एक बार फिर पूरे कैबिनेट की भी बैठक करेंगे। नई सरकार के कैबिनेट में जातीय समीकरण का भरपूर ख्याल रखा गया है। लालू की पार्टी आरजेडी से 6 यादव, 3 मुस्लिम, अति पिछड़ा से 1, वैश्य जाति से 1, कुशवाहा जाति से 1, राजपूत 1, पासवान 1, दलित 1, जबकि भूमियार जाति से 1 विधायक को मंत्री बनाया गया है। बात यदि जेडीयू की करें तो यादव 1, भूमियार 1, दलित 1, कुर्मी जाति से 1, ब्राह्मण कोटे से 1, राजपूत, मुस्लिम, कुशवाहा, दलित, मल्लाह और धानुक जाति के 1-1 विधायक को मंत्री बनाया गया है। इसी तरह से यदि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो मुस्लिम और दलित कोटे से 1-1 विधायक को मंत्री बनाया गया, जबकि जीतन राम मांझी की हम पार्टी से 1 दलित विधायक और एक निर्दलीय राजपूत विधायक को मंत्री बनाया गया है। बड़ी चुनौती भी है आपके ऊपर। जो भी चुनौती मिला है उसको सामना करेंगे और बहुत मुस्तैदी से करेंगे। तो क्या है आपका भविष्य का प्लान, क्या है, कैसे आपके सरकार में क्या कुछ करने वाले हैं कि जनता को फायदा मिले? सरकार जो भी हमको जवाबदेही देगी उसको हम बढ़िया से काम करेंगे। हम काम करने के लिए जाने जाते हैं, काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, अब आपको जो आनंद सिंह उनका बेहद खास माना जाता है और आपके ऊपर इसी वजह से दबाव भी बहुत ज्यादा पड़ेगा। नहीं, कोई दबाव नहीं। आनंद सिंह जी के खास है, इसमें 2 मत नहीं है। ये है शुरू से उनके साथ में काम कर रहे हैं। 17-18 साल से विधायक है। सब ऊंचा काम उनका हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। काम करने का अनुभव है ही। अच्छा, आपके इलाके में टाल वाला इलाका है तो उसके लिए भी कुछ विशेष योजना बना रखा है क्या आपने? अब तब जो बचा हुआ इसे तो बहुत काम करवाए हैं विधायक के नेतृत्व में। बहुत काम हुआ है। जो बचा हुआ काम है वो सभी करवाए। अच्छा, सबसे बड़ा चुनौती आपके सामने क्या है? अभी तो चुनौती हम कुछ नहीं पूछते हैं। अच्छा, चुनौती कुछ नहीं है। कुछ नहीं, जो काम आएगा उसको हम पूरा करेंगे। कुल मिलाकर बिहार की नई सरकार में कास्ट फैक्टर का खास ध्यान रखा गया है।
उससे भी बढ़कर आरजेडी ने एमवाई यानी मुस्लिम और यादव समीकरण पर पूरा जोर दिया है। महागठबंधन के नेताओं ने शपथ ग्रहण समारोह के जरिए सरकार के पूरी तरह एकजुट दिखाने की कोशिश भी की। विरोधियों को साफ संदेश कि सरकार पूरी तरह से एकजुट है, स्थिर है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, आनंद अमृतराज और संजय कुमार की रिपोर्ट। फिर से दो परिवारों की सरकार बन गई है, लालू परिवार और नीतीश कुमार। करप्शन की काली स्याही भूलकर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को गले लगा लिया है। लेकिन महागठबंधन के 6 दलों से मिलने वाली चुनौतियां नीतीश कुमार के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर सकती है। सबसे बड़ा खतरा गठबंधन के सबसे बड़े दल राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मिलने वाली चुनौतियों को लेकर है। सवाल यही है, बन तो गई सरकार, क्या होगा बेड़ा पार? नई सरकार बन चुकी है, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। नीतीश कुमार के कार्यकाल का अभी आधा समय ही बीता है और आधा कार्यकाल बाकी है। नीतीश कुमार को सरकार में शामिल सभी पार्टियों को साथ में लेकर चलना होगा। ऐसे में 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार के सामने इस बार चुनौतियां कम नहीं हैं। क्योंकि बिहार में ऑप्शन बहुत कम है। नीतीश कुमार के पास ऑप्शन ये है कि वो बीजेपी में जाए या आरजेडी में जाए। वो एक उर्दू का एक शेर है कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे और मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। कुछ ऐसी ही हालत यहाँ भी है, क्योंकि देखिए उनको जाना है या तो बीजेपी की तरफ या आरजेडी की तरफ, तीसरा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। और नीतीश कुमार के पास कम से कम 2 ऑप्शन है भी बिहार में, न तो बीजेपी के पास कोई तीसरा ऑप्शन है और न ही आरजेडी के पास। दोनों ही को नीतीश कुमार ही की तरफ जाना पड़ता है। आइए एक एक कर जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी जब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उस दौर को राजनीतिक दल, खासकर बीजेपी, जंगल राज बताती रही है। तो इस बार नीतीश कुमार को इंश्योर करना होगा कि राज्य में क्राइम इतना न बढ़ जाए कि महागठबंधन की सरकार की तुलना जंगल राज से की जाने लगे। अगर ऐसा हुआ तो उनकी छवि को बड़ा नुकसान होगा और यही नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। कोर्ट में, हाई कोर्ट में किसी जज ने ये शब्द कहा था। कुछ कहते हैं कि अपोजिशन ने कहा था, कुछ कहते हैं जेडीयू ने कहा था, जेडीयू और बीजेपी ने कहा था आरजेडी के खिलाफ, यानी लालू यादव की जब सरकार थी उसके खिलाफ ये जंगल राज कहा था। लेकिन आज के दौर में ये जंगल राज एक, इसे जुमला कह सकते हैं, यह किसी के भी बारे में कहा जा सकता है। वैसे तो जंगल में भी कोई ना कोई राज होता ही है। नीतीश कुमार ने 2017 में तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार करप्शन की काली स्याही को भूलकर वो फिर से तेजस्वी यादव के साथ हैं। लालू परिवार पर करप्शन के कई गंभीर आरोप हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के कई मामले हैं। यह तय है कि बीजेपी फिर से लालू परिवार पर करप्शन की काली स्याही उछालेगी। अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार के लिए खुद को बचाना काफी मुश्किल होगा। साथ ही नीतीश कुमार पर सरकार को बचाने की चुनौती भी होगी। देखिए, अगर आप देखेंगे कि पिछली सरकार में जब तेजस्वी यादव थे तो उनके कार्यकाल में उन पर कोई दाग नहीं लगा। पुराना इतिहास क्या रहा है वो सब लोग जानते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पिछली सरकार थी उस सरकार पर तेजस्वी या तेज प्रताप पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। तो मुझे लगता है कि अब ये लोग भी संभल गए हैं और चूंकि अब
विकास ओरिएंटेड राजनीति हो रही है, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी भी भविष्य देखेंगे। उनका अगला 40 साल का राजनीतिक जीवन कम से कम होगा, तो वो अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए विकास पर जोर देंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुझे लगता है कि जरूर अभियान चलाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। नीतीश की अगुवाई में बनी महागठबंधन की नई सरकार में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीएम, सीपीआई और जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी शामिल है। इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक का भी समर्थन है। इन सभी पार्टियों को साथ लेकर चलना नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिहार में अब डबल इंजन की सरकार नहीं रही, यानी केंद्र में बीजेपी और राज्य में महागठबंधन की सरकार हो गई है। इसलिए अब राज्य में विकास कार्य कराना पहले की तरह आसान नहीं होगा। नीतीश कुमार के ऊपर यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि कैसे बिहार में बीजेपी को छोड़कर अब केंद्र में उसी पार्टी की सरकार से राज्य का विकास कार्य कराएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के लिए इन सबसे बड़ी चुनौती आरजेडी के घोषणा पत्र में किए गए वादे हैं। इनमें युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की बड़ी चुनौती होगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विपक्ष में रहते हुए सत्ता में आने पर 10 लाख नौकरियां पैदा करने का वादा किया था। हालांकि तब नीतीश कुमार को तेजस्वी के इस वादे पर गुस्सा आता था और वो तेजस्वी की बात को हवा हवाई बताकर तंज कसा करते थे। लेकिन अब बिहार की जनता सरकार को इस कसौटी पर जरूर कसेगी और ये भी नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आरजेडी के घोषणा पत्र में किए गए वादों में सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी एक है। तेजस्वी यादव के कई चुनावी वादों में से ये भी एक है कि उनकी सरकार में नौकरियों में बिहार के युवाओं को आरक्षण 85% दिया जाएगा। यही नहीं, तेजस्वी के वादे के मुताबिक संविदा प्रथा को खत्म कर कर्मचारियों को स्थायी करने की भी चुनौती है। इसके अलावा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराने की भी चुनौती है। आरजेडी के घोषणा पत्र में बेरोजगार युवाओं को सत्ता में आने पर 1500 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का चुनावी वादा किया गया था। ऐसे में नीतीश सरकार के सामने सवाल गंभीर हैं। बन तो गई सरकार, क्या होगा बेड़ा पार? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती है राजनीति में। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो कद्दावर नेता बिहार में माने जाते हैं, सुशील मोदी ने भी कहा कि नीतीश कुमार ईमानदार हैं, परफॉर्मर हैं, तो परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार का ऑप्शन हर जगह खुला हुआ है। और आपने देखा होगा कि अगर तेजस्वी यादव के साथ वो जा सकते हैं तो फिर बीजेपी में फिर चले जाए तो इसमें क्या आश्चर्य हो? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई आश्चर्य होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी को छोड़ आरजेडी के साथ जाकर सरकार बना ली है। सरकार तो नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री वही पुराने। पिछले एक दशक से बिहार में ऐसा ही कुछ होता रहा है। 2017 में भी नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ जाकर के सरकार बना लिए थे और एक बार फिर से महज 5 साल के अंतराल पे तस्वीर वैसी ही नजर आई है। नीतीश कुमार जो हैं वो बीजेपी से अलग होकर के महागठबंधन के साथ जाकर सरकार बना लिए हैं। लेकिन अब ऐसे में बिहार के कुछ नेता और लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये जानना चाहते हैं कि अगर आरजेडी से भी उन्हें चैन नहीं मिला तो वो आगे क्या करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार की नई सरकार के नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली तो कुछ देर बाद विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। नीतीश कुमार ने हमेशा की तरह इस बार भी गृह विभाग अपने पास ही रखा है। ये जानना जरूरी है कि नीतीश कैबिनेट के पावरफुल मिनिस्टर कौन कौन हैं और बेहद अहम और खास विभागों का जिम्मा किसे दिया गया है। बिहार में सत्तासीन महागठबंधन के घटक दलों के बीच हुए सैद्धांतिक समझौते के तहत विभागों का बंटवारा आखिरकार हो गया। आरजेडी के सबसे ज्यादा विधायक हैं तो पार्टी के हिस्से सबसे ज्यादा विभाग भी हाथ लगे हैं। आरजेडी से 16 मंत्री, जेडीयू से 11 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की तो वहीं कांग्रेस से 2, हम से 1 और 1 निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाया गया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह विभाग लगातार अपने पास रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री के जिम्मे सामान्य प्रशासन, गृह, निगरानी और मंत्रिमंडल सचिवालय जैसे विशिष्ट विभाग हैं। मुख्यमंत्री लंबे वक्त से बिहार की सत्ता पर पकड़ बनाए हुए हैं। ऐसे में नीतीश के लिए बड़ी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती राज्य की कानून व्यवस्था को सुधारना, प्रशासनिक लापरवाही पर नकेल कसना और अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन की सख्ती है। बात नीतीश के पावरफुल मिनिस्टर की कर लेते हैं। सबसे पहले बात डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की, जिनके जिम्मे स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास के साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग भी है। दूसरी बार बिहार के डिप्टी सीएम बने तेजस्वी के लिए कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती युवाओं को 10 लाख रोजगार देने का वादा पूरा करना है। खराब स्वास्थ्य सेवा को सुधारना, इसके साथ ही हाईवे निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की समस्या को दूर करना भी शामिल है। चैलेंजेस आते रहेंगे और जो है उसको दूर करना। चैलेंजेस क्या है, आप लोग सब लोग जान रहे हैं। अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था मिले लोगों को, जो भी उलझने हैं उन सबको दूर किया जाएगा और जनहित के कार्य करेंगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेवारी हमको मिली है, इसको जो है ईमानदारी से, बखूबी ढंग से हम लोग करेंगे और साथ ही बिहार के लोगों का आगे बढ़ाने का और बिहार को किस प्रकार से विकसित राज्यों में जोड़ने का जो हम लोगों का सपना है उसको भी पूरा करेंगे। प्रदेश के नए वित्त मंत्री बनाए गए हैं विजय कुमार चौधरी। इन्हें वित्त विभाग के साथ ही वाणिज्य, कर और संसदीय कार्य विभाग का जिम्मा भी है। इनके सामने भी चुनौतियां कम नहीं। अर्थव्यवस्था में सुधार, विकास कार्यों में तेजी लाना, ढांचागत विकास के लिए सरकार की आमदनी में इजाफा करने के साथ ही प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार करना भी बड़ी चुनौती है। बात यदि ऊर्जा विभाग की करें तो इस विभाग का जिम्मा फिर से विजेंद्र प्रसाद यादव के कंधों पर है। ऊर्जा के साथ ही योजना और विकास विभाग का दायित्व भी इन्हीं के पास है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं। बिजली चोरी से जुड़े अभियान को सफल बनाना, राजस्व संग्रह और बकायेदारों से वसूली के साथ ही विद्युत क्षेत्र में वित्तीय समस्याएं खत्म करना बड़ी चुनौती है। बिहार के उद्योग धंधों की भी बात कर लेते हैं, जिस विभाग का जिम्मा मिला है समीर कुमार महासेठ को। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देना जितनी बड़ी चुनौती है, विभाग के मंत्री के तौर पर काम करना भी उससे कम चुनौती नहीं, क्योंकि बिहार में उद्योग धंधे के लिए माहौल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के साथ ही निवेश को आमंत्रित करने और उसे बढ़ावा देने की बड़ी चुनौती शुरू से रही है। आखिर में बात बिहार की शिक्षा व्यवस्था की। शिक्षा मंत्री इस बार प्रोफेसर चंद्रशेखर बनाए गए हैं। इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती प्राथमिक और उच्च शिक्षा की मौजूदा स्थिति में सुधार लाना, स्कूल कॉलेजों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाना और प्रशिक्षित और ट्रेंड शिक्षकों की कमी को दूर करना है। कि नई सरकार का गठन हुआ है, नए मंत्री ने पदभार ग्रहण किया है, बिहार के लिए एक बड़ा तोहफा होगा और निश्चित रूप से कई काम बचा हुआ है। एक बड़ी चुनौती भी होगी चंद्रशेखर जी के लिए कि आखिर ये महागठबंधन की सरकार में शिक्षा विभाग में कितना काम कर पाएंगे और बिहार को कितना संतुष्ट कर पाएंगे। जाहिर तौर पर बिहार में नई सरकार के साथ ही नई चुनौतियां भी कम नहीं है। सत्ता बदली है, नई जोश के साथ नई सरकार ने अपनी पारी की शुरुआत भी कर दी है। उम्मीद है जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश अब जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, इसे लेकर बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने तंज कसा है। सुशील मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार संतुलित नहीं है। उन्होंने कहा कि एक ही जाति के 8 मंत्री बने हैं। आरजेडी के एमवाई समीकरण से 35% मंत्री बने हैं। साथ ही कई लोगों को मंत्री बनाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। सुशील मोदी से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अमितेश कुमार ने। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। बात करते हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी से। सुशील जी, बिहार में नई सरकार बनी है। नीतीश कुमार आप लोगों के साथ से अलग होकर के तेजस्वी के साथ चले गए, आरजेडी के साथ चले गए हैं। कैसे देख रहे हैं इस कॉम्बिनेशन को? और दूसरा, मंत्रिमंडल विस्तार जो हुआ है पहला, कैसे देख रहे हैं उसे?
नहीं, पहली बात तो ये कि जो राजद का MY समीकरण है, तो 35% जो मंत्री बने हैं उसी समीकरण से बने हैं। तो संतुलित नहीं कहा जा सकता है। किसी भी एक जाति के 8-8 मंत्री बने तो ये संतुलित नहीं कहा जाएगा। वैश्य समाज का केवल एक व्यक्ति बना है। तेली समाज की इतनी बड़ी आबादी है बिहार के अंदर, और पिछले 15 साल से हम लोग तेली समाज के एक व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री बनाते थे। इस पर तेली समाज का कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बना है, कानू समाज का कोई मंत्री नहीं बना है, और वैश्य समाज की इतनी बड़ी आबादी को एक व्यक्ति मंत्री बना है, और 13 बने हैं मंत्री जो MY समीकरण है। और दो बड़ी खासियत इस विस्तार की कि तेजस्वी यादव को झुंझुना थमा दिया गया। जो दो बड़े विभाग है किसी भी सरकार में माने जाते, वह एक तो फाइनेंस, दूसरा होम। तो एक कम से कम RJD को मिलना चाहिए था, तो दोनों विभाग जो है वो जनता दल यू ने अपने पास रख लिया। और ये जो कार्तिक कुमार जिनको बनाया है, ये तो अनंत सिंह के बिजनेस पार्टनर है। तो यानी जो मैसेज गया वो ठीक मैसेज नहीं गया है। एक तो संतुलित नहीं है, और दूसरा इसके अंदर ललित यादव, सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव, कार्तिक कुमार जैसे लोगों को जो मंत्री बनाया गया है, तो इससे पहले ही दिन बिहार में एक दहशत का माहौल, लोगों के मन में डर का माहौल, इस तरह के लोगों को मंत्री बना दिया। पता नहीं नीतीश जी दबाव में उनको ये बनाना पड़ा या क्या उनकी मजबूरी थी, लेकिन ऐसे लोगों को मंत्री कम से कम नहीं बनाया जाना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं बीजेपी की तरफ से नए मंत्रिमंडल को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां सुशील मोदी ने एक ही जाति के 8 मंत्री बनाए जाने पर सवाल खड़े किए, तो वहीं अब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी सवाल उठाए। संजय जायसवाल ने तेजस्वी को सुपर CM बताया, साथ ही उपेंद्र कुशवाहा पर शायराना अंदाज में तंज कसा है। मंडल का विस्तार हुआ है। बात करते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से। संजय जी, जिस तरह से नया विस्तार हुआ है, नए मंत्री शामिल हुए हैं JDU कोटे से, कांग्रेस कोटे से और RJD कोटे से, कैसे देख रहे हैं इस एक्सपेंशन को? दो नई बातें देखने को मिला है। पहला कि मुख्यमंत्री के ऊपर एक और सुपर मुख्यमंत्री देखने को मिला, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति के पास ग्रामीण विकास भी है, ग्रामीण कार्य भी है, नगर विकास भी है, स्वास्थ्य भी है, सड़क भी है, तो जब ये चारों जो किसी भी प्रदेश के मूल तत्व हैं, चारों अगर एक व्यक्ति के पास है, तो जाहिर बात है वह मुख्यमंत्री से ज्यादा सशक्त, शक्तिशाली है। मुख्यमंत्री का काम केवल रबर स्टैंप का रहेगा कि वह रबर स्टैंप की भांति दस्तखत करते चले। कार्य तो इन्हीं को करना है। इन्होंने जनता से 2020 में बहुत सारे वादे किए थे। मुझे विश्वास है कि जब चारों विभाग वह रख लिए हैं, तो जनता के वादों पर खरे उतरेंगे, और कम से कम अब यह नहीं कह पाएंगे कि मैं तो अभी उप हूं, बाद में मुख्य बनूंगा, तब मैं सारे वादे पूरे करूंगा। अब नगर विकास आप हैं, ग्रामीण आप हैं, सड़क आप हैं, स्वास्थ्य आप हैं, तो कम से कम आप अब जितने वादे किए थे वह सब उतारिए। उपेंद्र कुशवाहा की भी उम्मीद की जा रही है JDU से मंत्री बनेंगे, हालांकि दूसरी पार्टी का मामला है। आपको क्या लगता है, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं बनाया गया है? काफी एक बहुत पुराना शेर है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय जायसवाल बनाम उपेंद्र कुशवाहा बहुत चल भी रहा था जब JDU BJP साथ में थी तब भी, और एक बार फिर से संजय जायसवाल की तरफ से कहा गया उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी कटाक्ष कर रही है। कैमरामैन चंदन के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।